सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव इनपुट्स बताते हैं कि फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहिद ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने कबूला है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ देश भर में ब्लास्ट की साजिश रच रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाहीन पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रही थी और यह आतंकी गैंग सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा था। इस पूरे नेटवर्क का ऑपरेशन सेंटर था फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को चलाया जा रहा था। सुदर्शन के सूत्रों के मुताबिक इसी नेटवर्क के तार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक फैले हुए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार किया है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही किराए के मकान में रह रहा था। पूछताछ के लिए उसे श्रीनगर ले जाया गया है और अब सवाल बड़ा है कि क्या शिक्षा के नाम पर आतंकी भर्ती केंद्र चला रहा है? क्यों इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर के छात्रों को इतनी बड़ी संख्या में सीटें दी गई हैं? क्या यह संयोग था या सुनियोजित साजिश? सुदर्शन न्यूज आपको याद दिला दे कि कुछ ही दिन पहले हमारे चैनल ने मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में 50 में से 52 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को दी गई एडमिशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह खुलासा देश के लिए नया अलर्ट है। और ये तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से किस तरीके से एक तरीके का आतंकी गिरोह ऑपरेट हो रहा था। व्हाइट कॉलर डॉक्टरों का जिहादी नेटवर्क बेनकाब किया गया है। तस्वीर आपके सामने है और साथ ही 40% सीटें कश्मीरी छात्रों के लिए रिजर्व रखी गई। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साथ ही फरीदाबाद टू श्रीनगर व्हाइट कॉलर का टेरर कनेक्शन सामने निकल के आया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं और जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में अब ये पूरी जो है जांच सौंपी गई है। एनआईए खास करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने निकल के आई कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस पूरे ब्लास्ट के बाद सामने निकल के आया। फरीदाबाद का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में सबसे ज्यादा सामने निकल के आया। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसीपी वेद भूषण, पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं, साथ ही दिल्ली के संवाददाता सागर कुमार जुड़े हुए हैं और साथ ही हरियाणा से ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं संवाददाता के पास। सागर, इस समय की क्या ताजा अपडेट सामने निकल के आ रही है जिस तरीके से फरीदाबाद का कनेक्शन बताया जा रहा है ब्लास्ट में? देखिए नंदनी, जब से ये दिल्ली के जो गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने ये ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो सबकी नजरें थी, जो इस समय एपिक सेंटर अगर उसको कहें तो फरीदाबाद है। फरीदाबाद के तार आप अंदाजा लगाइए कि ये देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। एनसीआर फरीदाबाद के अंदर एक के बाद इतना भारी मात्रा के अंदर एक्सप्लोजिव, करीब 3000 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मिलना और उसके बाद से तमाम वहां पर करीब 2000 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं हर घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आप ऐसा लगेगा जैसे कि जो तस्वीरों के अंदर दिख रहा है कि ये कश्मीर का कोई पुलवामा है या कुलगाम है, कुपवाड़ा है, जहां पर आतंकी इस तरह के घरों के अंदर वहां पर आर्मी हमारी सर्च ऑपरेशन करती है। लेकिन इस समय जो एपिक सेंटर बना हुआ है वो देश की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। जो ये सवाल उन लोगों पर भी है जो गाजा के लिए ऑल आइज ऑन गाजा चलाते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन फरीदाबाद नहीं चलाते, क्योंकि यहाँ पर उनका एजेंडा सेट नहीं बैठता है। अब क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो कड़ियां हैं वो फरीदाबाद से जुड़ती जा रही है। और नंदनी, यहाँ पर चौंकाने वाली चीज ये है कि पहले के जो आतंकी होते थे उनका ब्रेन वॉश जिस तरह से रेडिकल लोग क्या करते थे, उसमें कम पढ़े लिखे लोग होते थे, अनपढ़ होते थे और उनको सुसाइड बॉम्बर जो बनते थे उनको 72 हुरों का सपना दिया जाता था, अल्लाह कुछ होगा, इस तरह के उनका ब्रेन वॉश किया करता था।
लेकिन ये सारे जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जो अलग अलग चाहे सहारनपुर से हो, चाहे कश्मीर से हो, चाहे फरीदाबाद से हो, आप इनके नाम देखिए, सबके नामों के आगे इन्होंने डॉक्टर 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 इस तरह की उपाधि ली है, यानी कि वो पढ़े लिखे लोगों का भी अब ब्रेन वॉश कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप किसी भी अस्पताल या कहीं पर भी इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, अगर वहां पर डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर सलीम होगा तो शायद आप भी विश्वास करेंगे शायद ऐसा नहीं हो सकता, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस तरह का नहीं होगा। लेकिन यहां पर इन लोगों ने वो भी भ्रम तोड़ दिया है। अब हर कोई कहीं ना कहीं संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है, इसलिए उस पूरे गांव की अल फराग जो यूनिवर्सिटी है उसके एचआर से कई घंटों तक कल जांच एजेंसियों ने बात करी है। तगा गांव जो है फरीदाबाद का, उसके पूरे एक एक घर के लोगों के गाड़ी से लेकर उनके घरों की छानबीन की जा रही है, क्योंकि अब हर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं संदेह के घेरे के अंदर है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव मिलना और अगले ही दिन जो है हड़बड़ाहट के अंदर डॉक्टर उमर ने जिस तरह से लालकोट गौरीशंकर मंदिर के सामने ब्लास्ट किया, ये बहुत संवेदनशील है। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर तमाम ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है हमारी जांच एजेंसियों की चल रही है यहाँ पर, नंदिनी जी। और हमारे साथ पूर्व एसीपी भी जुड़े हुए हैं, वेद भूषण जी। वेद जी, जिस तरीके से डॉक्टर की गिरफ्तारी भी अब बताई जा रही है शाहीन शाहिद की, और क्या क्या सुराग अब और मिलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, क्या क्या नए खुलासे और हुए हैं? देखिए नंदिनी, पहले तो मदरसों के लिए कहा जाता था, अब ये अल फरा यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के अंदर बिल्कुल दिल्ली से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जिस तरह से तमाम डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो रही हैं, दिल्ली से हो रही हैं, श्रीनगर से हो रही हैं, सहारनपुर से हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक शक नहीं, अब तो बिल्कुल कंफर्म है कि अब तब तक तो लोग कहते थे कि वे हिंदू टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, अब ये कंफर्म हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर एटलीस्ट 99% जो टेररिस्ट हैं या उग्रवादी हैं या देश विरोधी लोग हैं या देश को तोड़ने में जो लोग लगे हैं, वो केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये इसी धर्म से क्यों आते हैं? इस देश के अंदर सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और तमाम तरह के धर्म के लोग रहते हैं। अब जहां तक डॉक्टर शाहीन का मतलब है, ये बहुत संजीदा, बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि अब महिला एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका अपने घर पर लखनऊ से 4 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था, और लगभग सभी जितने भी डॉक्टर सो कॉल्ड बताए जा रहे हैं, अभी तक 8 में से 6 डॉक्टर अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का ऐसा तबका है कि इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये मजबूरी थी या बेरोजगार थे या इनको समझ नहीं थी, मैच्योर नहीं थे, छोटे बच्चे थे। ये सब वो लोग हैं जो जिंदगी बचाने का काम करते हैं, जिंदगी लेने का काम करते हैं। तो ये जिंदगी लेने वाले डॉक्टर जरूर कह सकते हैं। और जो डॉक्टर शाहीन है, इनके आतंकी मसूद की जो बहन है, उसके साथ बहुत सारी चैट निकल कर आ रही हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआत के स्टेज पर है। जो तजामुल मलिक अभी डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं श्रीनगर से, उनका भी यही हाल है। उनके घर वाले भी कहते हैं वो इनोसेंट था और उसको पुलिस ने जबरदस्ती फ्रेम कर दिया है। ये एक फैशन बन चुका है, जब भी इस तरह के टेररिस्ट को पुलिस अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को इस देश में परेशान किया जा रहा है। अब मैं आपके जो दर्शक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन सबको छोड़ देना चाहिए, क्या इनको खुला छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से लाल किले पर हर जगह पर ये करें? ये तो एसटीएफ की और पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की एक मेहनत और बड़ी कामयाबी थी कि फरीदाबाद में उन्होंने वक्त रहते ये कर दिया। लगभग 2 साल से डॉक्टर शाहीन इस तमाम ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रही। तमाम जो मटेरियल है वो इकट्ठा किया जाता है। सोचिए, एक लड़की जो भी डॉक्टर भी है, अनमैरिड लड़की है शाहीन नाम की, और जिसका भाई भी डॉक्टर है, पढ़े लिखे परिवार से क्लेम करते हैं अपने आप को, 2 साल से इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की तैयारी कर रही थी। और हिंदुस्तान के अंदर उसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका रिक्रूटमेंट करना। जैसे मोहम्मद जो एक उनका टेररिस्ट आउटफिट है, उसके लिए एक लड़कियों का विंग तैयार करना, क्योंकि जब बुरके के अंदर एक टेररिस्ट लड़की जाएगी, एक डॉक्टर बनकर जाएगी, गले के अंदर स्टेथोस्कोप होगा, कार के ऊपर डॉक्टर का निशान होगा, तो कोई शक ही नहीं करेगा। तो ये बहुत खतरे की बड़ी घंटी है। जो वक्त रहते हमारी पुलिस एजेंसीज ने ये केस वर्कआउट कर लिया। ये फरीदाबाद से बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। अभी बहुत सारी चीजें, अभी इन्वेस्टिगेशन बकाया। अभी परवेज अंसारी जो अरेस्ट हुए हैं, उनसे 6 मोबाइल मिले हैं, उनके इंटरनेशनल जो कार्ड मिले हैं, वो क्यों रखे हुए थे उन्होंने? वो नहीं चाहते थे कि उनकी बात हिंदुस्तान में कोई पकड़ सके, इंटरसेप्ट कर सके।
अभी उनका जो कंप्यूटर मिला है उसको तमाम जो हार्ड डिस्क है खंगाली जा रही हैं। तो बड़े सेंसिटिव और डेलिकेट हालात के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन कर दी है, जिसकी जांच एक एडीजी विजय सखारे नाम के बहुत सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं, जिनके अंदर में 2 डीआईजी 3 डीएसपी लगाए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनके नेटवर्क जो टेररिस्ट का है उसको खंगाल रहे तमाम एजेंसी, और लोकल पुलिस भी, जो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो तमाम उनकी मदद कर रहे हैं। तो और बड़े खुलासे और बड़ी ज्यादा मात्रा के अंदर अरेस्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें जो एक मौलवी अरेस्ट हुआ है, वो मौलवी का अरेस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश ऐसे लोग मौलवी करते हैं। जो इरफान नाम का मौलवी है, जो मस्जिद में श्रीनगर के अंदर नमाज पढ़वाता था, उसकी बीवी को भी अरेस्ट किया है। अब एक तरह से आप बिल्कुल आप पुलिस पर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भी आरोप लगाना शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन बाद अभी आपके चैनल पर भी कुछ लोग आएंगे कि ये इनोसेंट औरतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा संजीदा सब्जेक्ट है। 2 AK-47 मिलना, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, 20 टाइमर मिलना, 12 सूटकेस के अंदर इनको भरा गया था, 2 मकान फ्लैट लिए गए थे। कौन इनको फाइनेंस कर रहा था, पैसा दे रहा था, AK-47 कहां से आई, इतना अमोनियम नाइट्रेट किस लिए इकट्ठा किया गया था, ये बहुत बड़े खतरे की एक घंटी देता है। और अभी बताया जा रहा है एक कार अभी और भी बची हुई है, जो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था, अभी उससे रिलेटेड एक कार है जिसकी पुलिस, दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है कि वो इस टाइम कार कहां है। तमाम चीजें खुल चुकी है, ट्रैक हो चुकी है, किस तरह से फरीदाबाद में इन लोगों ने एंट्री करी, किस रास्ते से आए, सुनहरी मस्जिद पर ये क्यों आदमी रुका, कौन लोग इसके हैंडलर थे, किनसे वो आदेश ले रहा था, क्यों लाल किला ही चुना गया, इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया को चुना गया। ये बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त के अंदर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए, पुलिस तमाम चीजें खुलासे करेगी, और बड़े बड़े लार्ज स्केल पर खुलासे होंगे। लोग जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम समुदाय कर रहा था। अब तक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम को टेररिस्ट के नाम से जाना जाता था, अब मुस्लिम जो है हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ये ओपन केस हो चुका है। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि किस तरह से मुस्लिम लड़के और जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। तो आने वाला समय जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए बड़ा खतरे की घंटी है। यदि वक्त रहते वो लोग नहीं समझे तो इसके बहुत बुरे परिणाम, अब पूरे देश ने इनको देख लिया है, ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। इनके मदरसे, यूनिवर्सिटी, इनकी मस्जिद, तमाम जगह पर निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ये लोग पैदा होते हैं, और इनका उद्देश्य केवल और केवल हिंदू नफरत है कि हिंदू लोग काफिर हैं, इनको किसी भी कीमत पर नहीं रहने देना है इस दुनिया के अंदर। तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक कवायद है, केवल हिंदुस्तान के अंदर ना देखी जाए इसको। जी, हमारे साथ आपको बता दूं कि कश्मीर से हमारे साथ जो है रोहिल भी जुड़ चुके हैं। एक सवाल वेद जी मैं आपसे लूंगी, उसके बाद सीधा हम रोहिल आपके पास आएंगे। हमारे साथ हरियाणा से ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं। ये पूरी जांच वेद जी किस तरीके से की जाती है जब ऐसा कोई खबर जो सामने निकल के आती है, ऐसा कोई मामला निकल के आता है, जब कोई गिरोह का नाम सामने स्पेशली निकल के आता आतंकवाद से जुड़ा, किस तरीके से आपकी टीम जो है जांच करती है, किस तरीके से सबूत जुटाने का जो है वो प्रोसेस होता है? देखिए, जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कोतवाली थाना दिल्ली के अंदर, वहां पर यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने की, परंतु बाद में मेरी भी डिमांड थी और हम सबकी डिमांड थी, क्योंकि इसके इंटर स्टेट रेमिफिकेशन है, बल्कि दुनिया से इसके तार जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान से इसके तार जुड़ सकते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो हमारी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो टेररिस्ट और इससे रिलेटेड तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है, उनका एक नेटवर्क है, उनके पास तमाम तरह की पावर्स है, दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। तो उनको ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए दी गई है क्योंकि अब ये इसके तार पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह से जुड़ने शुरू हुए हैं, कई स्टेट कवर हो चुके हैं। हो सकता है कि और बहुत सारे स्टेट के अंदर इस तरह का इनका नेक्सस और नेटवर्क फैला हो। तो ये आने वाले समय में तमाम जो एनआईए जांच करेगी और तमाम इनके कॉल डिटेल्स, इनके जो फाइनेंस के ट्रायल है, मनी ट्रेल है, वो खलासे जाएंगे कि कौन इनको फाइनेंस कर रहा था, कौन कौन इनके कॉल डिटेल्स के नेटवर्क में थे, इनकी लोकेशन कहां थी, इनके पाकिस्तान में हैंडलर कौन थे या दूसरे कंट्री से इनको क्या मदद मिल रही थी। तो आने वाले समय में एनआईए जो अब इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आने वाले समय में आप उम्मीद रखें नंदिनी कि बहुत बड़े खुलासे होंगे और तमाम जो चीजें हैं एक्सपोज होगी, बल्कि दुनिया इसको देखेगी कि
हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कितना बेहतरीन काम किया है और ये बड़ी एक वारदात को होने से इस देश को बचा लिया है। अच्छा, हमारे साथ कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं रोहिल, जिस तरीके से एनआईए के हाथ में जो है अब ये पूरा मामला चला गया, फरीदाबाद से भी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम काफी ज्यादा सामने चर्चा में आ रहा है। वहां पे फरीदाबाद में जिस तरीके से जो कनेक्शन निकल के आया है, जम्मू कश्मीर में क्या हालात इस समय है? क्या कहीं और भी रेड पड़ने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं, आज सुबह से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई एक डिस्ट्रिक्ट्स में रेड की जा रही है। कुलगाम की बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा अधिक जगहों पे रेड की गई है। खासतौर पे जो बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी है उनके घरों के ऊपर एक छापमार कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे ताजा जानकारी मेरे पास ये आ रही है कि जिस एक डॉक्टर का नाम जो है यहाँ पर सामने आ रहा है, डॉक्टर ताजमुल, जो दक्षिण कश्मीर का ही रहने वाला है, कुलगाम का रहने वाला है, और उसके घर में भी इस वक्त छापमार कार्रवाई की है। वो भी सस्पेक्ट कहीं ना कहीं माना जा रहा है और इस वक्त लगातार जो सुदर्शन न्यूज की टीम उनके घर की ओर जा रहा है और ये कोशिशें लगातार हम कर रहे हैं कि पूरी तरीके से ग्राउंड की सिचुएशन जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएं। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से जो डॉक्टर उमर जो उस गाड़ी को चला रहा था, फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन में वही सामने निकल कर आ रहा है, जो उस I-20 गाड़ी को चला रहा था डॉक्टर उमर, उनकी जो मां है, कल उनको जो लिया गया था फॉर एक टीम आई थी, उनको लिया गया था जब उनसे जो सैंपलिंग लिया गया डीएनए का, तो उसके बाद ये जानकारी मिल रहा है कि उसका डीएनए सैंपल जो है वो लिया गया है, वो एम्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया है और शायद आज ही उसका रिपोर्ट जो है वो आ सकता है और उसके बाद पूरी तरीके से स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाके कहीं ना कहीं इस दिल्ली के ब्लास्ट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुलगाम की बात करें या पुलवामा की बात करें, लगातार जो है पुलवामा और कुलगाम दिल्ली ब्लास्टर्स के साथ जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने एक और डॉक्टर ताजमुल को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो वही जो डॉक्टर उमर है, उनके परिजन वालों को आज सुबह ही एक बार फिर से जब पुलिस की तरफ से कॉल किया गया है, पुलिस की तरफ से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वही जितने भी इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनको हम व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहेंगे, उनके साथ जितने भी लोग संपर्क में है, या इसमें खासतौर पर जो दक्षिण कश्मीर के शोपियान का मौलवी सामने आ रहा है, जो डॉक्टर माफ कीजिएगा जो मौलवी इरफान है, जो श्रीनगर के एक मस्जिद का इमाम था, वो वहां पर जो किस तरीके से यंग स्टूडेंट्स को, खासतौर पे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उनको वर्गला रहा था, उनको आतंकी संगठनों में शामिल कराने की जो है वो साजिश रच रहा था, उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। तो उनके घर में भी छापमार कार्रवाई की गई है। जी अच्छा रोहिल, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ हरिराम मिश्रा भी है, हरियाणा के ब्यूरो चीफ। हरिराम जी, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के तरफ से खासकर एक बात जो सामने निकल के आई कि 40% कश्मीरी छात्रों को वहां पे जो है एडमिशन दिया जाता है, क्या कुछ सच्चाई इस बात में है? देखिए, अगर दिल्ली के गौरी शंकर ब्लास्ट का एपिक सेंटर अगर माना जाए तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ही है। जिस तरीके से लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शहीद ने खुलासे किए हैं कि लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के साथ जो है जुड़ी हुई थी, और जो 6 डॉक्टर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 4 डॉक्टर सीधे इस यूनिवर्सिटी से इनके ताल्लुकात थे। और ये बात भी सामने आ रही है, जो अब फरीदाबाद पुलिस के सूत्रों से जो हमें मिल रहा है कि वो किन बातों पे इस समय फोकस कर रहे हैं। उनकी जो सबसे बड़ी कोशिश है कि ये पता लगाना कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास या और भी जो वहां पे कर्मचारी हैं, क्या वो इस टेरर एक्टिविटी में शामिल हैं, कहीं स्लीपर सेल के तहत तो वो काम नहीं कर रहे थे। जो उमर नबी है या मुजम्मिल है, इनका और किन किन लोगों से ताल्लुकात था। खास बात ये है कि जब 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ तो सुबह उमर जो नबी है वो फरीदाबाद से निकलता है और लाल किले की पार्किंग में 3:19 से 6:22 तक रहता है। इस दौरान वो क्या कर रहा था, क्या कुछ और लोगों से भी उसने मुलाकात की थी? इस तरह की भी जो जांच जो है पुलिस के
पुलिस के निशान पे है। आप दूसरी ये बात करें कि बड़ी संख्या में तकरीबन 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और तमाम जो है विस्फोटक पदार्थ जो है बरामद फरीदाबाद से हुए, जिनमें से एक जो मौलवी था जो कि मेवात का रहने वाला है, इस्तियाक, वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के में ही किराए पर रहा करता था, जहां उसने तकरीबन 2500 जो विस्फोटक पदार्थ है अमोनियम नाइट्रेट उसने जमा करके रखा हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसकी एक्टिविटी क्या थी और उसकी पूरे इस गौरी शंकर ब्लास्ट में उसकी भूमिका क्या थी। इन सभी बिंदुओं पे जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर एक स्लीपर सेल हो सकता है जो यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के कर्मचारियों से जुड़ा हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के तमाम जगहों पे छापेमारी हो रही है, खोजबीन चल रही है और लोगों से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद जो है तमाम लोगों की धरपकड़ की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो 13 लोगों की यहां से ही गिरफ्तारी या उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें से तो जो मुख्य 4 डॉक्टर है, जो 6 डॉक्टर टोटल गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शहीद और डॉक्टर परवेज जो उसका भाई है, साथ में जो 4 डॉक्टर कश्मीर के रहने वाले हैं उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। तो आप और ये जो भी 2 लखनऊ के जो डॉक्टर थे वो भी लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि टेरर सेंटर था दिल्ली के गौरी शंकर ब्लास्ट का अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी की नसे कह सकते हैं कि छोटी सी लेके बड़ी चीज खगालेंगे सुरक्षाकर्मी और पूरी तरीके से एक-एक को धर दबोचेंगे जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे। जी, और हमारे साथ जो हैं पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं। वेद जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, जिस तरीके से डॉक्टर परवेज की हालांकि गिरफ्तारी भी की गई, एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम जो है अब सामने निकल के आया है, अब आगे का स्टेप किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस उठाएगी? जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं क्या करेंगी अब वो आगे? देखिए, जो आज इन्वेस्टिगेशन होती है वो केवल और केवल इंटेलिजेंस के आधार पर की जा सकती है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि दूसरी कार भी दिल्ली के अंदर मौजूद है, केवल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही उसको पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए आज की जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर कार, पब्लिक की मूवमेंट, आप लाल किले की जहां की बात करें, एक एक आदमी को चेक करना अब पुलिस के लिए संभव नहीं है। केवल एक इनपुट के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर ही आज इन्वेस्टिगेशन होती है और इस तरह की चीजों को चेक किया जाता है। जिस तरह से अनंतनाग से पोस्टर लगाने वाला मामला आया, जिसके बाद ये सारा मामला खुला और लाल किले पर ब्लास्ट हुआ होते होते और तमाम चीज प्रकाश के अंदर आई, तो अब धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन की जो टेक्निक और तरकीब है सारी बदलती जा रही है। जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी का नाम आया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, इस तरह से चूंकि ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती थी, और ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, या हैदराबाद के अंदर बहुत सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर केवल और केवल मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको प्रायोरिटी पर एडमिशन दिया जाता है। तो वहां पर किस तरह से उन लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड, ब्रेन वॉश ना किया जाए, इसके लिए सरकारें क्या कर सकती हैं? क्या इस तरह की यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, क्या उनकी एड बंद कर दी जाए, या उन पर निगाह रखी जाए? क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से जब सीए एनआरसी का दंगा हुआ तो शुरू में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से ही उसकी शुरुआत हुई थी, जहां मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स ही प्रॉपर एडमिशन मिलता है, वो पढ़ाई करते हैं और ओखला और ऐसे एरिया में रहते हैं। तो अब आने वाले समय में इस तरह की यूनिवर्सिटी, जो इस तरह के अभी मदरसों में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार ने, खासतौर से योगी सरकार ने वहां क्रैकडाउन किया। रोहिल के पास कश्मीर से हमारे संवाददाता जुड़े। रोहिल, अब जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है, जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या कोई और ठोस सबूत इस ब्लास्ट को लेकर के अब वहां पे मिला है? वहां पे किस तरीके के हालात अब और निकल के आ रहे हैं सामने? जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। जो इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, हरियाणा पुलिस का सहयोग लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है, या यूपी पुलिस का सहयोग लगातार जो एक ज्वाइंटली जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही है, ज्वाइंटली की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब से सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जो इसके संपर्क में था, डॉक्टर उमर के संपर्क में था, जिसने इस हमले को अंजाम दिया है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही कह रही है। जो डॉक्टर मुजम्मिल है उनके साथ पूछताछ की गई है, उनका फोन
फोन जो है उसको खंगाला गया है और फोन से कुछ ऐसी दिल्ली की लोकेशन मिली है, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले हैं दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से। और कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली में उन्होंने कई चक्कर लगाए हैं, कई लोकेशन पे वो गया है, ये वहां से उनके फोन से पूरी तरीके से ये जानकारी मिली है। तो दूसरी जानब से ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आ रहा है कि 26 जनवरी को लाल किले में किसी बड़े आतंकी फिराक में थे ये सभी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स। और ये ताजा जानकारी मिल रही है कि इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाई जा रही है, और फिलहाल ये ताजा जानकारी मिल रहा है कि रेकी की गई है रेड फोर्ट की। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिल रही है, मुझे सूत्रों ने अभी जानकारी दी है कि रेकी की गई है, रेड फोर्ट की लाल किले की रेकी की गई है। और कहीं ना कहीं 26 जनवरी के मौके पर बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश जो है वो रची जा रही थी, ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं, दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से जो है वो फोटोग्राफ्स मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने पिछले 6 महीने के दौरान जो है कई चक्कर लगाए हैं। और अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इनके कुछ साथी थे या ये अकेला दिल्ली गया था, और कौन किन किन लोगों से ये मिला है वो इस वक्त लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये ताजा जानकारी देना चाहूंगा। जी सीधा चलते हैं हरियाणा ब्यूरो चीफ हरिराम के पास। हरिराम, जिस तरीके से शिक्षा की आड़ में एक जिहाद की प्रयोगशाला बोला जा रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा जब कांड हो रहा था, आसपास के लोगों की कुछ आपको प्रतिक्रिया देखने मिली? आसपास के लोगों को कोई ऐसा भनक मिला जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा था अब तक? देखिए, आसपास के लोगों की बात करें तो आसपास के लोगों में इस तरह की घटना को लेकर नाराजगी तो साफ जाहिर नजर आ रही है उनकी। और पूरी तरीके से लोग भी, फरीदाबाद के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, हालांकि अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा जैसे देश की और तमाम यूनिवर्सिटीज होती हैं कि वहां पर आपका इंटरेक्शन रहता है आम पब्लिक के साथ, लेकिन ये एक तरीके से कट करके ही रहा करती है और मेन शहर से काफी दूर भी है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि एक तरीके से संदेहास्पद जो कह सकते हैं भूमिका यूनिवर्सिटी की वो साफ नजर आ रही है। हालांकि जो इसके वाइस चांसलर हैं या कोई जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई बहुत मामला नहीं आया है, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं जो जिनका एक एनवायरनमेंट ही यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो टेरर एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां से मिल जाना। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अभी जो विस्फोट गौरीशंकर ब्लास्ट जो हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा आधा किलो या 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ होगा और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन यही फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, इसका मतलब ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, ये बहुत बड़े प्लान की ओर वर्किंग कर रहे थे। लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों और खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस और देश की तमाम जो राज्यों की पुलिस हैं उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने इस टेरर एक्टिविटी का भांडाफोड़ किया और तमाम जो ये आतंकी हैं इन सबको समय से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक अप्रिय घटना जो गौरीशंकर ब्लास्ट पर हुई उसे नहीं रोका पाया गया। अब निश्चित तौर पे पुलिस की यही जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं स्लीपर सेल तो ऑपरेट नहीं हो रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी से, ये जानना बहुत बड़ी चुनौती है जांच एजेंसियों के लिए। साथ में क्या अमोनियम नाइट्रेट के साथ जो है और भी विस्फोटक पदार्थ जो है इस्तेमाल किए गए गौरीशंकर ब्लास्ट में, इस तरह की जो तमाम सवाल हैं वो उनको अब खोजने का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं। खासतौर से उमर नबी जो है, निश्चित तौर पे जब मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ उसके बाद जो है उमर नबी में तो कोई दो राय नहीं कि वो फरीदाबाद से डर करके ही भागा। वो महीनों से वहां पर रह रहा था और वो डर कर भागा, और जब वो लाल किले के पास आया तो उसने किन किन लोगों से संपर्क साधा है ये भी मालूमात जो अच्छा है। जी, हमारे साथ पूर्व एसीपी भी जुड़े हुए हैं वेद जी। जिस तरीके से वेद जी अब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का आपने सुना हरिराम जी ने जो कुछ भी कहा, अब पुलिस इस पूरी जानकारी को किस तरीके से वेरीफाई करेगी? यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरीके से शिक्षा की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था, अब किस तरीके से वेरिफिकेशन होगा इन सभी चीजों का?
देखिए, यूनिवर्सिटी के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से जिनके कनेक्शंस J&K से हैं, उनके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी तरीके से एक सर्विलांस करेंगी। उनकी कॉल डिटेल्स, उनके किस किस तरह से कनेक्शन थे, तमाम सीक्रेट तरीके से खंगाले जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है। इसलिए पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस बात को ओपनली नहीं कह सकते, परंतु अब वक्त आ गया है कि उन तमाम लोगों पर निगाह रखी जाए जो इस यूनिवर्सिटी में कनेक्टेड थे। ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक उग्रवाद का, टेररिस्ट का एक ऑपरेशन करने का एक अड्डा बन चुकी थी। अब ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका, क्योंकि जो 8 में से 6 डॉक्टर अरेस्ट हुए हैं, 4 कश्मीर से हैं, 2 उत्तर प्रदेश से हैं, जिन सबके ही कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से पाए गए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में संभावना है कि और भी लोग इनसे मिले हुए हों, इनके साथ में इनका मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, क्योंकि तमाम अब चीजें इन्वेस्टिगेशन NIA कर रही है। उसमें जो भी DNA के टेस्ट होंगे, CCTV फुटेज चेक किए जाएंगे कि किस रूट से तमाम ये कार लोग आते जाते थे दिल्ली में, किस तरह से इन लोगों ने रैकी की, क्यों इन्होंने रेड फोर्ट को ही चुना, और क्यों सुनहरी मस्जिद के पास वो 3 घंटे तक जो फिदाइन अटैक करने वाला था वो किस तरह से 3 घंटे वहां क्यों खड़ा रहा। क्या उसका कोई ऑपरेशन कहीं बाहर से, कहीं उसको ऑर्डर लेना था, या उसकी टूल किट कहीं बाहर पाकिस्तान से थी, क्या क्या कनेक्शन थे, वो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीज है। उनके तमाम जो संगठन है, ISIS है, अलकायदा है, और बहुत सारे संगठन जिससे उनके कनेक्शन हो सकते हैं, या कोई नया आउटफिट इन्होंने तैयार किया है, उसकी भी सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी के साथ में इस ऑपरेशन को सरंजाम दिया है। बल्कि जिस तरह मैंने पहले बताया, डॉक्टर जो शाहीन है वो 2 साल से इस तरह की चीजों की तैयारी कर रही थी, तो इनका उद्देश्य किसी बड़े मामले को सरंजाम देना था। वक्त रहते ये चीजें एक्सपोज हो गई, पकड़ी गई, या एक पैनिक के अंदर इन्होंने इस तरह का अटैक कर दिया लाल किले के ऊपर, तो जिसमें उनको लगा कि अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा या मेरे ऊपर भी कोई बात आएगी, तो उससे पहले उसने अपना फिदाइन अटैक अपने आप कर लिया। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हैं, और अभी तमाम जो चीजें हैं, फरीदाबाद, दूसरे स्टेट्स के जो कनेक्शंस हैं, वो सारे खंगाले जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें जब चार्जशीट आएगी अदालत के अंदर, उसके अंदर तमाम चीजें एक्सपोज होंगी, कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, और तमाम जो मुकदमा है उसको बहुत मजबूती से पिरोया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा, शर्जिल इमाम 5 साल से जेल के अंदर है UAPA में, और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपनी बेल के लिए छटपटा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए निकलना अब नामुमकिन है, परंतु और इनका कितना बड़ा नेटवर्क है वो सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसको खत्म करना, उसको नेस्तनाबूद करना हमेशा के लिए ये तमाम पुलिस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तमाम नेटवर्क को उसकी जड़ों तक पहुंचकर हमेशा के लिए उनको खत्म किया जाए। उसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे सिंदूर ऑपरेशन जो अभी कंटिन्यू है, चाहे पाकिस्तान से यदि लिंक मिलते हैं तो जरूर उनको एक मैसेज दिया जाए कि इस तरह के ऑपरेशंस इंडिया के अंदर ना करें, अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर अभी ओपन है और आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जी वेज, हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए रोहिल, जिस तरीके से फरीदाबाद का कनेक्शन अब सामने निकल के आया, क्या अब कोई ऐसा वहां पे लिंक समझ में आ रहा है, वहां की पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियां जो कुछ भी है, क्या अब कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई ऐसा लिंक निकल के सामने आने की आशंका जताई जा रही है? कहां कहां क्या क्या सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां चलाए जा रहे हैं इसको लेके? देखिए, कश्मीर के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम की मैंने बात की, कुलगाम में 200 से अधिक जगहों पे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जबकि शोपियान की बात करें तो शोपियान में जो मौलवी का नाम सामने आ रहा है, इरफान मौलवी, उनके घर में के ऊपर भी जो छापमार कार्रवाई की गई है। खासतौर पर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर भी जो छापमार कार्रवाई की गई है। तो लगभग दक्षिण कश्मीर के सभी इलाकों में इस वक्त लगातार पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन एक तरफ से लगातार चलाई जा रही है, तो दूसरी जानब से लगातार जो पूछताछ है कई एक लोगों से की जा रही है, और कई एक लोगों को फिलहाल डिटेन भी किया गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है जो इस ब्लास्ट में शामिल है, ये उसकी रेजिडेंस है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस ने कल से भी छानबीन लगातार वो चल रही थी, और उसके बाद पूरी तरीके से उनके मां को जो है DNA सैंपलिंग के लिए भेजा गया। हालांकि उनका DNA सैंपल फॉरेंसिक लेबोरेटरी एम्स में भेज दिया गया है, और उनके पिता को कल डिटेन किया गया था, उनके भाई उनकी बहन को डिटेन किया गया था, और ये उनकी रेजिडेंस है जो इस वक्त सबसे मेन सस्पेक्ट जो है वो माना जा रहा है। फिलहाल जो है यही कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर कोई इनका बड़ा नेटवर्क है तो उसको भी पूरी तरीके से खंगाला जाए। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े पैमाने पर लगातार जारी है। जी।